ठीक है चलो। तो अब आखिरी चैप्टर बचा हुआ है हमारा, ठीक है, स्टैटिस्टिक, या लास्ट चैप्टर जो है हमारा स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक में हमें क्या करना है, ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी में हमने बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी जो होती है मैथमेटिक्स की थोड़ी अलग अप्रोच होती है, वैसे ही स्टैटिस्टिक जो है मैथमेटिक्स की अलग अप्रोच है, ठीक है। सर मैथमेट हाँ बेटा। सर क्वेश्चंस बता दीजिए। कौन चैप्टर क्या है? सर्कल चैप्टर। सर्कल क्या है यार? 7 बजे पूछना है यार, पहले मैं पढ़ा लूँ फिर। 7 बजे कोई और क्लास होती है क्या तुम लोगों की? नो सर। नहीं होती है ना? 7:30 से। तो हाँ, तुम जब क्लास ओवर हो जाएगी तब पूछना, तो बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, आराम से। ठीक है, स्टैटिस्टिक पे आए थे, ठीक है। स्टैटिस्टिक में ये होता है, जैसे मान लो, ठीक है, जब डेटा कलेक्ट होता है, स्टैटिस्टिक जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करती है। बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास है, तो मीनिंग देखना बहुत कठिन हो जाता है, तो उस टाइम पे जो मैथ्स यूज होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। सपोज करो, हमने तुमसे बोला हमने तुमसे बोला कि तुम दो मोहल्लों में जाओ, ठीक है, दो मोहल्ले में जाओ, मोहल्ला 1 ये हो गया और मोहल्ला 2 ये हो गया, और उनमें घरों में कितनी बाइकें हैं, या हाँ कितनी बाइकें हैं, वो तुम हमें नंबर ऑफ बाइक्स जो हैं हर घर में वो बताओ हमें। तो तुम मोहल्ले 1 में गए, तुम्हें पता चला एक घर में दो बाइक हैं, एक घर में एक है, एक में कोई नहीं है, एक में एक है, दो है, तीन है, एक है, दो है, ऐसे मान लिया तुमने, ठीक है। दूसरे मोहल्ले में गए तो तुम्हें पता चला एक घर में चार हैं, एक में तीन है, एक में एक भी नहीं है, एक में दो है, एक में पांच है, एक में तीन है, ठीक है। तो ये डेटा ये है, इसको बोलते हैं हम डेटा। डेटा हमने किसी से कलेक्ट किया कि मोहल्लों में घर में कितनी बाइक है, ठीक है। तो इस डेटा से हम देखो, अगर हम डेटा में अगर ये डेटा छोटा है तो हम एक चीज तो हम बड़े साफ साफ तरीके से कह सकते हैं, मोहल्ला 1 जो है, सॉरी मोहल्ला 2 जो है वो थोड़ा ज्यादा रिच है मोहल्ले 1 से, है ना। मोहल्ले 1 में सबके पास एक दो बाइकें हैं, ठीक है, और मोहल्ले 2 में किसी के पास तीन, किसी के चार, किसी के पास पांच है। तो हम एज ऑन एवरेज कह सकते हैं कि मोहल्ला 2 जो है वो ज्यादा पॉश इलाका है, इसको बोलते हैं, है ना। तो एक मीनिंग तो ये निकल गया, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप के मीनिंग होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, ठीक है। मीन हमें बताता है मीन हमें बताता है कि ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज क्या है, क्या चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है, ऑन एवरेज क्या चीज़ फॉलो हो रही है। मीडियन हमें बताता है मीडियन हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसके मिड पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। और मोड हमें बताता है कि सबसे कॉमन क्या है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या, अगर इस मोहल्ले में हम देखें तो देखो, इसमें एक और हम टू बढ़ा देते हैं, मान लो। अगर मोहल्ले 1 में देखें, सबसे कॉमन ये है, सिनेरियो ये है कि लोगों के पास ज़्यादातर दो बाइकें हैं घर पे, सबसे कॉमन सिनेरियो ये है, ठीक है। और इसमें सबसे कॉमन सिनेरियो ये, लोगों के घर पे तीन बाइकें हैं, ठीक है, ये मोड होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन तो तुम्हें आई थिंक पता होगी मीन मीडियन मोड की। एक और अच्छी डेफिनेशन बताते हैं मीन और मीडियन में अंतर करने के लिए, ठीक है। ये हमने माना पहाड़, ठीक है, ऐसा कुछ पहाड़ माना, ठीक है। हम्म। तो ये पहाड़ है, ठीक है, ये डेटा का पहाड़ भी हो सकता है या असली का पहाड़ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस असली के पहाड़ को या डेटा के पहाड़ को अगर तुम्हें उठाना है, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे पॉइंट से उठाना पड़ेगा जहाँ पे वेट बिल्कुल बैलेंस है। ये कॉन्सेप्ट उसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा। जब चीज़ों को वहां से उठाओ जहाँ पे वेट बिल्कुल बैलेंस है, तभी वो बैलेंस रहती है, नहीं तो फिर वो हिलती डुलती है, या तो लेफ्ट में चली जाएगी तो राइट में चली जाएगी। अगर हम तुमसे ये सवाल पूछें अगर हम तुमसे ये सवाल पूछे कि वेट वाइज तुम्हें किस पॉइंट से इस पहाड़ को उठाना पड़ेगा, तो देखो मिड पॉइंट इसका यहाँ कहीं आएगा, बीचों बीच, मतलब मिड पॉइंट जो है यहाँ कहीं आएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ से उठाओगे तो पहाड़ थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो तुम्हें साइड में कहीं जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से तुम उठाओगे वेट वाइज, तो तुम्हें पता है कि ये पहाड़ इस पॉइंट पे पकड़ के उठाओगे तो ये बैलेंसली उठेगा, ना लेफ्ट को गिरेगा ना राइट को गिरेगा। तो जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि वेट वाइज इस डेटा का सेंटर कहाँ पे है, तो हम मीडियन सॉरी मीन निकालते हैं, ठीक है। अब अगर हम तुमसे बोले अब अगर हम तुमसे बोलें कि इस पहाड़ का डिस्टेंस वाइज सेंटर कहाँ पे है, तुम कहोगे ये पॉइंट, ये जो है ये सेंटर है, या फिर अगर टोटल में मानो तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर आएगा। तो अगर डिस्टेंस वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर वाइज अगर तुम बात करो, 10 चीजें हैं तो 10 वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर वाइज जो बात करोगे, तो वो जो मीन तुम एवरेज निकालोगे, वो हमारा मीडियन होता है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है।
मोड का मतलब होता है कहाँ पे तुम्हें ज्यादा क्या बोलते हैं पीक्स मिलेंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज्यादा कॉमन इलाका कहाँ पे है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है मीन में, मीडियन में और मोड में, ठीक है। वेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मीन बताता है, और क्वांटिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, वो हमें मीडियन से पता चलता है, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी का अंतर है दोनों, ठीक है। अब हम आगे आते हैं भाई, अब हम फॉर्मूला वाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा मीन का ही है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला मीन का है। तो मीन हमने तुम्हें बता दिया, मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो रट लो तुम, गांठ बांट लो इस फॉर्मूले को, यही बेसिक फॉर्मूला और यही असली फॉर्मूला है मीन का। मीन का जो असली फॉर्मूला है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मतलब कि मतलब कि अगर तुम्हें डेटा दिया है 2 3 4 7 3 2 1, ठीक है, तुम क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे, 2 + 3 + 4। ये तो आई थिंक सिंपल सी बातें ये पता होंगी तुम लोग को, नहीं पता है तो यहीं पे हम क्लियर कर दे रहे हैं। सबको प्लस कर दिया, अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हमने ये भी कर दिया, अपॉन 7 कर दिया। तो ये जो निकालोगे ये तुम्हारा मीन निकल आएगा, ठीक है। मीन जो है वो एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी एक्स के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर बार लगा दो तो उसका मतलब होता है मीन, मीन निकाल रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात बताओ, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अगर हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लो हमने लिखा है 2x + 2y लिखा है, ठीक है। तो हम चाहे तो इस कैलकुलेशन को ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो हो सकता है जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, है ना। तो यही जो कॉन्सेप्ट कॉमन निकालने का है वो कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है। और जब हम इस कॉमन निकालने के कॉन्सेप्ट को इसमें लगाते हैं तो जो मीन के अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं हमें, ठीक है। वो एक डेविएशन वाला फॉर्मूला मिलता है, एक दूसरा फॉर्मूला बताने के बाद एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिलता है, एक क्या बोलते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले पर, कहाँ गया, एक स्टेप डेविएशन मिलता है, हाँ, एक स्टेप डेविएशन मिलता है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिलता है। तो उसको अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें बस इतनी बात है, उसमें जो चीज बार बार हमें करनी थी हमने कॉमन निकाल ली। ये चीज सिंपल मैथमेटिक्स में हम एक्स वाई के केस में कर सकते हैं, तो ये हम स्टैट में भी कर सकते हैं। और यही करके हम कठिन कठिन दिखने वाले फॉर्मूले बनाते हैं जो कि हमें हमारी कैलकुलेशन आसान कर देते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये समझनी थी कि ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली मीन का। अब हम समझते हैं दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा कितने टाइप का मिल सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक डेटा तो तुम्हें सिंपल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड या अनग्रुप डेटा मिल सकता है। पहला डेटा जो है, डेटा किस किस टाइप का मिल सकता है, एक तो अनग्रुप डेटा है। पहला डेटा अनग्रुप मिल सकता है, जैसे कि 2 3 4 2 3, ठीक है, और 3 4 और 4 लिख दिया, 3 लिख दिया। मान लो ये डेटा है, इस पहले वाले डेटा को हम कहते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है। लेकिन अनग्रुप डेटा जो है कई बार अनग्रुप डेटा को हम आसान करके लिख सकते हैं, जैसे कि अगर इस डेटा को हम ग्रुप करें तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इतना बड़ा डेटा लिखने के बजाय हम ये लिख दें कि जो 2 आ रहा है ये एक्स आई हम लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अगर इसी डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो 2 जो है एक दो दो बार आ रहा है, तो एक्स 2 लिखें एक बार और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें। इसका कहने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा था, वैसे ही हम 3 लिख दें, 1 2 3 4। तो 3 के आगे फ्रीक्वेंसी 4 लिखने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ पूरा लिखने के अगर हम 4 पढ़ लेते हैं, 4 जो है 1 2 3 बार आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ इतना बड़ा डेटा लिखने के, हाँ बेटा, सर प्लीज एक बता दीजिएगा, समझ नहीं आ रही। कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन से ही। यस सर। देखो हमने मीन का तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, उसको तुम अलग रखो। उसके बाद हम आते हैं डेटा। अब स्टैटिस्टिक किस पे लगती है, डेटा पे लगती है ना, स्टैटिस्टिक लगती है डेटा पे। तो डेटा जो है किस किस टाइप से हमें मिल सकता है, किस किस टाइप का डेटा हमारे पास हो सकता है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। तो डेटा हमारा अभी जब क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो पहली चीज हमने तुम्हें बताई कि अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा का मतलब 2 3 4 5 ये कोई ऐसे क्वेश्चन तुम लगा के आए हो,
ठीक है सर, तुम्हें डेटा ये लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और तुमसे पूछा गया इसका मीन निकालो, तुम क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ऐसे तो लिखोगे, इसमें तो कोई दिक्कत यस नहीं है, सर। ठीक है। लेकिन अगर इस डेटा को अच्छे से देखो तो इस डेटा को लिखने का एक और आसान तरीका है। इंस्टेड ऑफ जो 2 है वो एक बार दो बार लिखने के, या 3 जो है वो यहाँ पे भी 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो 4 बार 3 लिखने के बजाय हम खाली 3 एक बार लिखें और बता दें कि वो 4 टाइम्स आया है, ऐसा भी तो कर सकते हैं, है ना। तो हमें 3 जो 3 है जो चीज़ यस है सर। वो बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरे में हम पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखते हैं। अब देखो, अगर 3 जो है वो 14 टाइम्स आया होता, 3 अगर 14 टाइम्स आया होता, 2 जो है वो 12 टाइम्स आया होता, और 4 जो है 30 टाइम आया होता, तो डेटा तुम लिखते ही चले जाते। 12 बार तुम 2 लिखते, 14 बार तुम 3 लिखते, और 30 बार तुम 4 लिखते, तुम्हारी आधी कॉपी तो ऐसे, आधा पेज तो ऐसे ही भर जाता है ना। तो इस काम को आसान करने के लिए, जब यस डेटा जो है 2 बहुत बार आ रहा है, 3 बहुत बार आ रहा है, 4 बहुत बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी में अलग कर लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पूरा पूरा डेटा लिखने के, इतना लंबा डेटा लिखने के, हम कह देंगे जो 2 है वो 12 बार आ रहा है, जो 3 है वो 14 बार आ रहा है, और 4 जो है वो 30 बार आ रहा है। फिर इसका जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो भी थोड़ा बदल जाएगा। देखिए, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बदलेगा, वही बताते हैं। पहले ये समझ लो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं ना। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। अब तीसरी चीज बताते हैं, ये दूसरी चीज थी, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी ये होता है कि डेटा तो बहुत ज्यादा है, इसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं, इसको ग्रुपिंग ग्रुपिंग बोलते हैं क्लास वाइज, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि डेटा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डेटा में कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है कि जो 2 है वो 12 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है। डेटा मान लो ऐसा है, 11 है, 12 है, 14 है, 13 है, 17 है, 20 है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 31 है, 32 है। अच्छा रुको, पहले 20 वाला कर लेते हैं। 21 है, 25, 24 है, 25 है, 22 है, 23 है, 23 है, ठीक है। और उसके बाद 40 है, और ऐसे ऐसे सो ऑन है, ठीक है। मान लो 30 है, ये 32 है, ऐसा करके ऐसा डेटा है। अब इसमें देखो ना कोई नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन डेटा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट लगा है तो आगे भी बढ़ रहा है। तो इस केस में भी हम ग्रुपिंग का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम एक काम करते हैं, हम एक्स आई ना लिख के, जो एक्स आई है, एक्स आई का मतलब क्या होता है? डेटा। एफ आई का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये नोट कर लेना, याद कर लेना। एक्स आई का मतलब होता है एक्चुअल डेटा जो है, एफ आई का मतलब जो होता है वो फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी है? मतलब कितनी बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सिंपली कितनी बार लिखा हुआ है वो, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारी क्लास में आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी अटेंडेंस ज़्यादा है, तुम क्लास में ज़्यादा बार आते हो। अगर हम तुमसे कहें तुम्हारी क्लास में आने की फ्रीक्वेंसी कम है, या टेस्ट में परफॉर्म करने की फ्रीक्वेंसी कम है, तो तुम कहोगे कि, हम कहेंगे कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर जो है बार बार कम आ रहे हैं, ये कम कहेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पे बता रहे थे, अब इतना बड़ा डेटा है ना, हम इतना बड़ा डेटा लिखना चाहते हैं, ठीक है, और इसमें रिपीट तो कुछ हो नहीं रहा, तो ऊपर वाला मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्स आई लिखने के हम क्लासें बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या देते हैं, 10 से लेके 20 तक जितने नंबर है वो इस क्लास में लिखेंगे। अब वो तुम गिन के लिख लो, 1 नंबर, 2 3 4 5 6, 10 से लेके 20 के अंदर जो है ये फ्रिक्वेंसी हो गई। तो ये 6 नंबर जो है 10 से लेके 20 के अंदर है। 20 से लेके 30 के अंदर जो है वो जो हो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी इसी में आ जाएगा तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 30 से लेके 40 के अंदर क्या है, 40 से अंदर 5, मतलब 50 के बीच में क्या है। तो ऐसे भी डेटा हम दे सकते हैं, ठीक है। तो डेटा देने के हमने तुम्हें 3 तरीके बताए हैं, ठीक है। डेटा ये दिया यस होगा, सर। तुम्हें बनाना नहीं होगा, टेंशन की बात नहीं है। बस डेटा का मतलब पता होना चाहिए, जो दिया है वो कैसे उन्होंने उन्होंने कैसे बनाया, ठीक है। तो पहला मतलब, पहला चीज तो बड़ी सिंपल सी है। पहली चीज क्या है कि सिंपली डेटा दिया है। दूसरी चीज है, डेटा बहुत बड़ा है तो उसको फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दिया है। तीसरी चीज है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए लेकिन डेटा ऐसा है ही नहीं कि हम एक ही चीज बार बार आ रही हो, तो हमने क्लास बना दी उसकी कि 10 से लेके 20 तक जितने भी नंबर है सब इसमें लिख देंगे, 20 से लेके 30 तक सब इसमें लिख देंगे। इतनी बात समझ में आती है? चलो, जी ठीक है। तो अगर ये कहानी समझ में आ गई, तो अब आगे का काम थोड़ा सा आसान होगा, आई थिंक सो, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो देखने, पहली नज़र में देखने में थोड़ा अजीब से होते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। अगर तुम्हें पता चल जाए उसका मीनिंग तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले क्वेश्चन ही कराते हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन करा के हम तुम्हें कौन सा डेटा का क्वेश्चन कराएंगे, हम थर्ड वाले टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है ये, हम इस वाले क्वेश्चन को करा के हम तुम्हें सारे डाउट जो हैं, अच्छा सिंपल वाले क्वेश्चन तो आते ही होंगे ना, अगर हम तुमसे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लो तुम, अगर हम तुमसे कहें कि 11 19 7 13 18 21 9, बहुत ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है इतना। तो ये डेटा लिखा है तो उसका मीन निकाल के बता दो। तो फटाफट जरा मीन निकाल के बताओ पहले तो उसका, सॉल्व करो उसको। 98। कितना? 98। 98? अरे वाह, बड़ी जल्दी बता दिया है। बाकी लोग देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सही है, चलो बढ़िया फिर, चलो ठीक है, जब सही होगा भाई, सब लोग कह रहे हो तो हम चेक नहीं करते हैं फिर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, सबको प्लस करना है, ऊपर सम लिखना है, नीचे नंबर लिखना है, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब डेटा या तो फ्रीक्वेंसी वाइज हो सकता है, तो क्लास सही सही, या तो डिस्क्रीट वाला हो सकता है। 14 आ रहा है। 14 आ रहा है भाई, जो भी आ रहा है हमने डेटा भी हटा दिया। अब तुम लोग देख लो, ठीक है। करना तो करना क्या है समझ गया ना, तो कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो रही होगी, इसकी भी हो रही है, सबको प्लस करना है। हम करके भी बता देते हैं, लो 11 प्लस 19 प्लस 07 लिखा तो 7 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 9 हो गया, अपॉन 7 करना है। अब इनको बस प्लस करना है और डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन समझ गया ना, सर कैलकुलेशन। प्लस करके 98 आ रहा है, फिर उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाए। तब 14 आएगा, हाँ तो डिवाइड करना मत भूलना भाई, डिवाइड नहीं करोगे तो मीन जी नहीं है, वो खाली सम है। ओ, चलो, मीन का मतलब वेट वाइज मिडिल, ठीक है, मीडियन का मतलब क्वांटिटी वाइज मिडिल, ये याद रखना बस। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं तुम्हें, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस क्वेश्चन हम तीनों मेथड हम तुम्हें समझाने वाले हैं, और सबसे कठिन क्वेश्चन ये वाला कर लो तो पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी हो गई, ठीक। एक ही क्वेश्चन सब समझाएंगे। पहले तो क्लास इंटरवल दिया है, या क्लास इंटरवल या क्लास मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। क्लास इंटरवल तुम्हारा दिया है 84 से 90, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी दी है। क्लास इंटरवल दिया है और फ्रिक्वेंसी दी है। क्लास इंटरवल दिया है 84 से 90 के बीच में जो है 8 बच्चे होंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, स्टूडेंट का है शायद, पता नहीं जिसका भी है। 84 से 90 तक के बीच में 8 बच्चे हैं। 90 से 96 के बीच में जो है वो हमारे पास 12 बच्चे हैं। और 96 से 102 तक हमारे पास 15 बच्चे हैं। ये जो एम एल अग्रवाल वाली कौन सी बुक है ये? हाँ, एम एल अग्रवाल वाली बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहे हैं वैसे तो, किसी बस हो तो देख लो, नहीं तो हम करा ही रहे हैं। 102 से लेके 108 के बीच में हमारे पास है 10 बच्चे, और 108 से लेके 114 के बीच में हमारे पास 5 बच्चे। ये हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन में हमें हाँ सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले भी इसी के साथ बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से हम फॉर्मूले बता रहे हैं वो हम बता देंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, फिर मिटा देंगे। पहला फॉर्मूला हम तो बताएंगे सिंपल वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड जो है इस क्वेश्चन को करने का वो है डायरेक्ट मेथड। फिर हमने तुम बताया था डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो दूसरा मेथड जो हम बताएंगे वो होगा शॉर्टकट मेथड। इस मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। और तीसरा मेथड जो है उसमें नए फॉर्मूले से हम तीसरा मेथड बताएंगे, वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे जैसे तुम नया मेथड सीखोगे, थर्ड वाले में कैलकुलेशन सबसे आसान, मतलब कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान होता है, कैलकुलेशन नहीं बोलूंगा मैं, मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान थर्ड वाले में होता है, उससे कम आसान इसमें होता है, सबसे कठिन मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन में सीख लेते हैं, ठीक है, कैसे होता है, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा जो मेथड है वो कब अप्लाई करना है अपनी बुद्धि के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ आई लिखा, ये क्लास वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें एक्स आई नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमें एक्स आई ढूंढना पड़ता है। तो एक्सआई ढूंढने के लिए क्या करो भाई तुम, एक्सआई ढूंढने के लिए सबसे पहला काम करो कि जो इंटरवल दिया है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर तुम 90 से लेके 84 के बीच में डिफरेंस निकालो, माइनस कर दो, तो ये आंसर आ रहा है 6, है ना। तो हमें चाहिए, हमें जब एक्सआई निकालते तो इन क्लास के बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू निकालते हैं, इस क्लास के बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस आ रहा है 6, अपॉन कर दो 2, बीचों बीच पहुंचने के लिए, मतलब अगर 3 सब में प्लस कर दो, 84 में पहले वाले नंबर में 3 प्लस करो तो ये 87 आ गया, ठीक है। 90 में 3 प्लस करो तो 93 आ गया,
ठीक है। 96 में 3 प्लस करो तो 99 आ गया, 99 में 3 प्लस करो तो 105 आ गया, 105 में 3 प्लस करो तो 111 आ गया। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स आई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स आई नहीं पता तो एक्स आई हमने कैसे निकाला, एक्स आई का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एक्स आई का जो फॉर्मूला, एक्स आई निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसमें, या इंटरवल निकालने का फॉर्मूला जो होता है। हाँ बेटा, सर ये एक्सआई कैसे निकाले सर, बता दिए एक और बार। एक्स आई हमने ऐसे निकाला कि पहले तो तुम देख लो कि पहले तुम्हें देखो, ये जो 84 है इसमें कुछ प्लस करना है। ठीक है, अगर हम 84, 85, 86, 87, 88 और 89 बहुत लिखना पड़ेगा, 89, 90 लिख दें, तो इनमें इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, इनके बीच में 87 आ रहा है। यही नंबर हमें ढूंढना है। तो हम इतना काम तो नहीं कर सकते ना हर बार कि हम सबको लिखें और उसका मिड नंबर निकालें। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, 90 में से पहला इंटरवल देख लो। पहला इंटरवल क्या है, 84 से 90, तो 90 से 84 माइनस कर दो, कितना आया, 6 आया। 6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। ये सब मीनिंग तुम्हें शायद पता होंगी, लेकिन चलो हम भी बता देते हैं। इन 84 से 90 के बीच में जो डिफरेंस होता है, सब में ये डिफरेंस होगा भाई। 84 से 90 के बीच में डिफरेंस 6 है, इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, और ये सब में कॉमन होता है। 84 से 90 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 90 से 96 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 96 से 102 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और सो ऑन। ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल के बाद हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को आधा कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आंसर कितना आया, 3 आया, 3 आया ना। तो हम क्या यस। करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे, हम पहला नंबर देखेंगे सबका। पहला नंबर देखेंगे मतलब 84 देखेंगे। 84 में 3 प्लस कर दोगे तो 87, ऑटोमेटिकली ये मिड पॉइंट है उसका। 84 से 90 के बीच का मिड पॉइंट है ये। 90 देखो, 90 में 3 प्लस कर दो, 93 आ गया। 96 देखो, 3 प्लस कर दो, 99 आ गया। 182 देखो, 3 प्लस कर दो, 105 आ गया। 108 देखो, 1 प्लस कर दो, 111 आ गया। बात समझ में आई, एक्स आई कैसे निकाला। एक्स आई निकालने के लिए, एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लास इंटरवल निकाल लेंगे, उसको अपॉन 2 कर देंगे, तो ये जो नंबर आएगा इसको अल्फा बोल देते हैं। एक्स आई नहीं होता है, कुछ भी बोल दो इसको अल्फा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता वैसे तो, इसको अल्फा सर बोल एफ दो। आई एफ आई की वैल्यू सर दी रहेगी। ये दोनों, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दिया हुआ है, पहला दूसरा, इतना तो पता होना ही चाहिए ना, और डेटा कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। उससे हमने सबसे पहला काम किया, एक्स आई निकाल लिया। ये हमने निकाला है अभी अभी। ठीक है, कैसे निकालना है, एक अल्फा की वैल्यू, एक ए मान लो, चलो अल्फा भी नहीं, कठिन हो जाएगा, या ए भी होता ही है, एक काम करते हैं इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, बी हमने कैसे निकाला भाई, क्लास इंटरवल जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, 0.2 कर दिया, मतलब 3 नंबर हमें मिल गया। मतलब हमें पता है कि सब में पहले नंबर के पास जाके 3 अगर प्लस कर दोगे तो हमारा एक्स आई आ जाएगा। एक्स आई आ गया तो आगे बढ़े। यस। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है, यहाँ पे आते हैं नीचे। डायरेक्ट मेथड जो होता है, पहला मेथड बताते हैं, पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब सीधा सीधा हम सम कर दें। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, मीन निकालने का हमने तुम्हें क्या बताया, सिंबल क्या होता है, एक्स बार। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। ये जो सिंबल बना है, ये उल्टा एम बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं समेशन या सम। इसका मतलब होता है सबको प्लस कर दो, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें जानना है कैसे निकालते हैं तो तुम देख सकते हो, अगर हम तुमसे सिंपल सवाल पूछे हैं, सिंपल सवाल पूछे हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाला समझ में आया था तुम्हें, 2, 4 और 3 था शायद, आई थिंक। ठीक है, अगर ये लिखा है तो तुम, अगर हम तुमसे पूछे टोटल नंबर इसमें क्या है, तो तुम इनको सबको प्लस करना पड़ेगा। 2 + 4 6 + 3 9 हो जाएगा, और इसमें नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चाहे इसके नंबर गिनो, चाहे फ्रीक्वेंसी प्लस कर दो, तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता है। तो नीचे लिखा होता है टोटल नंबर टर्म, इसलिए हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर इन सबको प्लस करोगे तो 2 टाइम्स 2 लिखा है तो 2 × 2 करना पड़ेगा, 3 टाइम्स 4 लिखा है तो 3 × 4 करना पड़ेगा, इसीलिए एफ आई ऊपर एफ आई एक्स आई इंटू एफ आई का सम लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, फॉर्मूला बनाना इस चैप्टर में इतना ज़रूरी नहीं है, तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो एफ आई का कॉलम चाहिए हमें एक।
ठीक है, एफ आई का कॉलम देखो बना हुआ है पहले से। हमें एक कॉलम चाहिए एक्स आई इंटू एफ आई का, एक कॉलम चाहिए हमें एक्स आई इंटू एफ आई का, तो हमने वो वाला कॉलम यहाँ पे बना दिया। दो कॉलम दिए हुए थे, तीसरा हमने बनाया, चौथा भी हम ही बनाने जा रहे हैं। इसको हमने एक्स आई इंटू एफ आई लिख दिया। एक्स आई इंटू एफ आई का मतलब है कि जो एक्स आई के कॉलम में लिखा है, एफ आई के कॉलम लिखा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई से, मतलब 87 इंटू 8 कर दो, 12 इंटू 93 कर दो, 15 इंटू 99 कर दो, 10 इंटू 105 कर दो, और 5 इंटू 111 कर दो। ठीक है, तो ये सब एक एक करके मल्टीप्लाई करके बताओ, तो हम लिखते चले जाते हैं। क्या आएगा भाई इसका, पहले वाले का बताओ। सर अच्छा एक काम करो, एक काम करो, पहले ये समझ में याद रहेगा ना तुम लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम डायरेक्टली सम करके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, याद तो रहेगा ना किसको किससे मल्टीप्लाई किया है? बहुत कठिन नहीं है वैसे तो ये। यस नहीं याद रहेगा तो दो टेबल बना लेना, पहले में ऐसे कर लेना, दूसरे मल्टीप्लाई करके लिख लेना। तो हम पहला वाला बताओ क्या होगा। सर 696 ठीक है, वेरी गुड। दूसरा वाला जो है वो है 12 इंटू, हम भी कर ही लेते हैं भाई, 12 इंटू, हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, आप लोग को 1116 1116 वेरी गुड। तीसरा वाला बताओ। अच्छा तीसरा वाला जो है 1485। ठीक, कहीं पे गलती होगी तो बोल देना भाई। चौथा वाला भी देख लेते हैं, चौथा वाला है 10 इंटू 100, अरे तो आसान है यार, 1050। कैलकुलेटर की आदत हो जाती, दिक्कत हो जाता है फिर। तो ये 555 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, हमें खाली ये कॉलम नहीं चाहिए, हमें सम चाहिए, मतलब हमें एफ आई का सम चाहिए, तो यहाँ पे हम ये सम वाला कॉलम बना देते हैं। हमें एक्स आई इंटू एफ आई का सम चाहिए, तो हम ये वाला कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो इनको सबको सम करके बता दो, अब ये तो आसान है। ठीक है, ये 25 हो गया, 25 प्लस 5 हो गया 30, ये 42 हो गया, 42 प्लस 8 50 हो गया। 50 ठीक, ये तो आसान हो गया। अब इसको सम करके बताओ भाई, इसको सम करके बताओ, गलत मत बताना बस। 9 तो इसका आंसर 3899 आ रहा है। देख लो तुम लोग, कभी यही आ रहा है तो कुछ गलत हुआ नहीं, 3899 ही आ रहा है। कुछ कम प्लस कर दिया हमने। अच्छा ये ट्रिपल वाला, सर 4902 हाँ ये सही आ रहा है, 4902। तो ये आ रहा है 4902, ये सही है। ठीक है, तो अब हम क्या सही करेंगे। है हाँ ये सही है, 4902 है, ये आंसर है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे भाई, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई है 4902 अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई जो है 50 है। इसको सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम लिख ही देते हैं, एग्जाम्पल है कहीं सॉल्व कर रहे हैं। 890.04 जो है आंसर आएगा, तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, तुम लोग का भी यही आएगा। ठीक है, तो मतलब मीन जो आ रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आ रहा है 98.04। समझ में आई कहानी? ये पहला फॉर्मूला इसी के साथ रख लो। ठीक है, आखिरी में समरी में सारे फॉर्मूले एक साथ ही बता देंगे, लेकिन अभी के लिए डायरेक्ट मेथड का पहला फॉर्मूला ये रख लो। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली है, ठीक, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड है, ये लिख लो, फिर हम मिटाते हैं इसको। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख लो भाई। ठीक है, लिख लिया तो बताना भाई फिर। लिख लिया? सर एक मिनट रुकिए यस चलो ठीक है, हम अब, सर एक मिनट रुक जाइए सर 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 अच्छा लो लो लो, रुक गए भाई, नोट कर लो। अच्छा आराम से, जब हो जाए तब बताना। सर डन थैंक यू चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। तो हम इस वाले मेथड का फॉर्मूला भी हटाते हैं, इस मेथड को भी हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा वाला मेथड जो है उसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। दूसरा वाला जो मेथड है
उसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो तुम लोग अपनी कॉपी में क्या करोगे, तुम लोग अपनी कॉपी में, अच्छा बताते हैं पहले, रुको, तुम लोग अपनी कॉपी में ये टेबल दोबारा बनाओगे, लेकिन ये वाला कॉलम मत बनाना। अच्छा एक मिनट रुको, पहले हम बता देते हैं फिर बनाना। तो इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड बोलो या अज्यूम मीन मेथड बोलो, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। अब देखो इस वाले मेथड में प्रॉब्लम क्या थी, इस वाले मेथड में प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक्स आई और एफ आई तुम मल्टीप्लाई करने चलो और इन दोनों में से कोई भी बड़ी डिजिट है, ज्यादातर केसों में एक्स आई जो होती है, बड़ी का मतलब अजीब सी डिजिट है, यहाँ पे 9, अगर 80 लिखा होता तब भी ये मल्टीप्लीकेशन आसान होता है, यहाँ पे 87 लिखा है, 93 लिखा है, 99 लिखा है, और यहाँ पे भी बड़े बड़े नंबर लिखे हैं। इस केस में मल्टीप्लीकेशन जो है वो बड़ा होता है और टाइम भी बहुत लेता है। इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी हमें, और तो हम बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लीकेशन जो है थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। वो करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो दूसरा मेथड क्या होता है भाई, हमारा अज्यूम मीन मेथड होता है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो उसके लिए भाई हमें कुछ भी सॉल्व करना है, पहले तो हमें एक्स आई एफ आई वाला कॉलम चाहिए होता है। तो इतनी टेबल तुम फिर से बना लो कॉपी में, दूसरे शॉर्टकट मेथड की हेडिंग डालो अज्यूम मीन मेथड की, और ये टेबल पूरी पूरी फिर से बना लो। ये क्लासेस लिख लो, एफ आई भी लिख लो और एक्स आई भी लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम करा ही हुआ है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, इसका भी काम ही आएगा, ठीक है। ये टेबल फटाफट बना लो, उसके बाद हम आगे बताना स्टार्ट करते हैं। इसको भी हटा देते हैं। सर ये क्लास शेयर कर दिया मैंने, नेट खत्म हो गया है। ठीक ठीक, तो इतना इतना बना लिया सब लोगों ने। चलो आगे बढ़े ना। अब देखो, सबसे पहला काम होता है इसमें एक, क्योंकि मेथड मेथड का नाम ही देख लो अज्यूम मीन है, सबसे पहले हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले ही मीन अज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कुछ मीन होगी, अज्यूम्ड मीन, इसको हम ए बोल देते हैं, और ए की वैल्यू हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं। अब क्या डिसाइड करें, बस इतना बीचों बीच जो कॉलम की वैल्यू लिखी है ये वाली, ठीक है। अब कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, तुम 87 भी ले सकते हो और 111 भी वैल्यू ले सकते हो जिमिन की। बस इतना है कि जितने सेंटर की तरफ तुम बढ़ोगे, बीच की वैल्यू तुम लोगे, उतना ही तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा। जितना कोने से लोगे उतना कठिन कैलकुलेशन होगा, जितना बीचों बीच की वैल्यू लोगे उतना ही कैलकुलेशन आसान होगा। ले तुम कुछ भी सकते हो, यहाँ पे अज्यूम मीन की वैल्यू 111 भी ली जा सकती है, अज्यूम मीन की वैल्यू 87 भी ली जा सकती है। ये बस हम तुक्का लगा रहे हैं कि शायद ये मीन आया हो, ठीक है। तो हमने 99 ले ली, और तुम्हारा अज्यूम मीन एक्चुअल आंसर के जितना पास होगा उतना ही तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। अभी तो हमें पता है कि इसका आंसर 98.05 आ रहा है, तो उसका कैलकुलेशन भी आसान हो सकता है, ठीक है। अज्यूम मीन ले लिया। अब हम एक कॉलम बनाते हैं डी आई का, एक कॉलम बनाते हैं डी आई का, जिसका मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए। डी आई का कॉलम जो बनता है वो एक्स आई माइनस ए होता है, जहाँ पे एक्स आई मतलब ये वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू, ए का मतलब ये जो मीन है उसकी वैल्यू। तो मतलब हम यहाँ करने जा रहे हैं, और इसी ऑर्डर में करना, जो साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। 87 माइनस 99 पहले कॉलम में करना है, दूसरे कॉलम में 93 माइनस 99 करना है, तीसरे कॉलम में 99 माइनस 99 करना है, चौथे कॉलम में 105 माइनस 99 करना है, पांचवें कॉलम में 111 माइनस 99 करना है, फिर इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो ये कहानी समझना है। इसको, ये डी आई लिखा है, इसको डेविएशन बोलते हैं। डी आई जो हमने लिखा है उसका भी मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। तो डी आई जो लिखा है डेविएशन जो है, उसकी वैल्यू में एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 87 में से सॉरी हाँ 87 99 में से 87 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 12। माइनस का 12, माइनस का 12 आएगा, साइन के साथ रखना है इसमें, ठीक है। दूसरे वाले में माइनस का 6 आ गया, तीसरे वाले में 0 आ गया भाई, ठीक, तीसरे वाले में 0 आ गया। चौथे वाले में क्या आएगा भाई, कितना, -6। प्लस का 6 आएगा, इसमें प्लस का 6 आएगा ना, 105 में से 99 माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 111 में से 99 माइनस करो तो ये कितना आएगा भाई, ये 12 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 12 आ जाएगा। ये डेविएशन आ गया, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला ही बता देते हैं। इससे पहले जो लिखा था सर 87 माइनस 99, तो सर उसमें डेविएशन की जगह पे क्या लिखा था? डी आई की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। डी आई की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस कर दो तो जो डी आई आ जाएगा, डी आई का कॉलम है ये, और ये डी आई का खाली फॉर्मूला लिखा है।
समझ में आई और कहानी? सर अज्यूम सर कुछ कोई और वैल्यू कर लेते तो? वही तो बताया, देखो अज्यूम जितना मिडिल में करोगे तुम, उतना ही देखो ये कॉलम छोटा बनेगा, उतनी छोटी वैल्यू इस कॉलम में होंगी। तुम चाहो तो 87 भी अज्यूम कर सकते हो। तुम एक काम करना, 87 अज्यूम करके वाला क्वेश्चन इसी मेथड से करना, तुम्हारा आंसर 100% सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेटर से करके देख लेना अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है, लेकिन एक बार कर लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम कुछ भी ले सकते हो, बस हमारा मोटिव क्या होता है, अज्यूम मीन मतलब क्या होता है, हम जो अज्यूम कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकती है, तुम्हारा मन चाहे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है 111 मीन होगा, ठीक है। एक मीन का हमने क्या बताया, मिडिल में होती है ना, वेट वाइज मिडिल में होती है। हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। यस तो हम बता रहे थे, हाँ, अज्यूम मीन तुम कुछ भी मान सकते हो उसको, उसमें थोड़ा वो कॉन्सेप्ट वो ना करो। बस हमने यहाँ पे 30, हम बस मिडिल वाले कॉलम को मानते हैं यूजुअली। अगर देखो मिडिल में 2 कॉलम होते हैं तो हम दोनों में से कोई भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होता है अज्यूमिंग का कॉन्सेप्ट। तो कुछ भी मानो फर्क नहीं पड़ेगा, बस जितना करीब का मानोगे उतना ये जो कॉलम है आसान बनेगा। अब देखो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, अज्यूमिंग का जो अज्यूम मीन से जो मीन का फॉर्मूला आता है, या स्टेप डेविएशन में जो मीन का फॉर्मूला आता है, वो होता है हमारे पास। अच्छा, एक और बच्चा आ रहा है तो तो हम ये बता रहे थे कि अज्यूम मीन से स्टेप डेविएशन, सॉरी शॉर्टकट मेथड से जो मीन का फॉर्मूला आता है वो ये होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया एफ आई डी आई। मतलब अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन सा कॉलम, एफ आई वाला तो हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी आई वाले से इंस्टेड ऑफ एक्स आई से। तो इससे तुम देखोगे कैलकुलेशन ड्रेस्टिकली तुम्हारी जो है रिड्यूस हो जाएगी। अभी तुम देखोगे, अभी हम कैलकुलेशन करके बताते हैं। ये फॉर्मूला भी लिख लो, ठीक है। कोने में लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो बाद ही में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया कॉलम क्या बनाए, एफ आई इंटू डी आई। बस जितना ज्यादा तुम अपनी क्या मल्टीप्लिकेशन आसान करने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा कॉलम बनेंगे, और इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन की होती है, इसलिए हम नए नए मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब तुम ये भी बात समझ में आई होगी, जिसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है उसमें डायरेक्ट मेथड से कर लेना, जिसमें कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन से आसान हो गई मल्टीप्लिकेशन, सॉरी जिसमें शॉर्टकट मेथड से आसान हो गई, उसे शॉर्टकट मेथड लगा देना। जिसमें शॉर्टकट मेथड से भी नहीं आसान हुई तो उसमें नेक्स्ट मेथड लगा देना, ठीक है। तो अब हम जरा इस पे आते हैं। तो एफ आई डी आई के लिए हमें क्या करना है, 8 इंटू ठीक है। तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 96 हाँ 96 96, वेरी गुड। ये 72 लिखा है, 12 इंटू 2 हाँ 72 आ जाएगा। 15 इंटू 0 0 हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, 5 इंटू 12 ये हो जाएगा 60, ठीक। तो अब देखो ये वो कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर से करनी पड़ी थी, एटलीस्ट हमें तो कैलकुलेटर से करनी पड़ी थी, ये डायरेक्टली कर दी हमें, ठीक है। 12 की टेबल आती है। अब इसको प्लस करना भी आसान है, ये 120 हो गया, 120 में ये हो गया 192, सॉरी माइनस करना है। तो ये पहले एक काम करो, इन दोनों को माइनस कर लो तो आसान पड़ेगा। तो ये माइनस का 12 बच गया, ठीक है। और इन दोनों को भी माइनस कर लो, साइन का ध्यान रखना है, इन दोनों को माइनस कर लो तो ये माइनस का 36 पड़ गया। और इन दोनों को प्लस कर लो तो माइनस का 48 आ रहा है सम। साइन के जो भी करना है इसमें साइन के साथ ही करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके एक बार देख लो, वैसे माइनस का 48 ही आ रहा है, हाँ माइनस का 48 आ रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आई, ठीक है। इससे देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अब हम ये वैल्यू जाके फॉर्मूले में प्लग कर देते हैं। अज्यूम मीन हमने कौन सा मीन माना था, 99 वाला। हाँ बेटा, सर फर्स्ट वाले का क्या बताया आपने? 8 इंटू 12 8 इंटू 12 वाले में 96, 12 इंटू 8 करना ना। आ, कौन सा वाला पूछ रहे हैं, ये वाला पूछ रहे हो ना, 8 इंटू 12, जी 12 8 जो 96 होता है ना, माइनस का 96, यस सर यस। ठीक है। फिर तुम माइनस वाले को माइनस करना है, प्लस वाले को प्लस करना है, ये बात याद रखना बस, ठीक है। तो हमने अपनी क्या सहूलियत के हिसाब से इन दोनों को माइनस कर दिया था पहले, तो माइनस का 12 आ गया था। इन दोनों को माइनस कर दिया था आपस में तो माइनस का 36 आ गया। फिर इन दोनों को प्लस कर दिया तो माइनस का 48 आ गया। ये हमारा तरीका था, बाकी तुम अपने तरीके से कर लेना, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन आसान लगती है, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो फिलहाल हमने जो वैल्यू चाहिए थी वो निकाल ली है। ए की वैल्यू मतलब अज्यूम ने हमने क्या माना था, ठीक है। ये मत करना कि यहाँ पे वैल्यू बदल देना, ठीक है। जिस वैल्यू से सॉल्व किया उसी वैल्यू से करना, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है, साइन के साथ रखना -48,
ठीक है, अपॉन टोटल सम कितना लिखा है, टोटल एफ आई क्या लिखा है, या समेशन ऑफ एफ आई क्या लिखा है 50। तो अब इसको डिवाइड तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसको डिवाइड करके आई थिंक इतना भी आता है, कितना आया था 98.4 आया था, उसके हिसाब से ये आएगा हमारे पास 0.96 आ रहा है ये। तो ये माइनस का 0.96 आ जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 98.04। ठीक है, देखो आंसर इसमें से भी वही, इसमें भी वही वही आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत पॉइंट में 0.03 के 0.01 0.02 की एरर आ जाएगी, नहीं तो उससे ज़्यादा एरर आती नहीं है। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। फायदा क्या हुआ, हमने मल्टीप्लिकेशन में टाइम बचा लिया, एक कॉलम और बना के मल्टीप्लिकेशन उन्होंने टाइम बचा लिया। कौन सा कॉलम और बनाया इसमें, हमने बनाया कॉलम डी आई वाला कॉलम। डी आई का मतलब डेविएशन, इसको भी नोट कर लो फटाफट। ठीक है, फिर तीसरा मेथड बताते हैं, और ये ये एक्सरसाइज समझ लो लगभग खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट अगर कठिन करोगे तो थोड़ा अलग होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल। जल्दी नोट कर लो, जब हो जाए तो बता देना। यस सर डन। चलो ठीक है, अब तीसरा मेथड बताते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड कब यूज करना है अब तुम्हें पता है। तीसरा मेथड तब यूज करना है जब इनको, इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करो, फिर भी तुम्हें मल्टीप्लिकेशन कठिन लग रहा है। हो सकता है तुम्हें 8 और 12 मल्टीप्लिकेशन करने में मजा नहीं आ रही हो, तुम चाहते हो एक और कॉलम बनाने का टाइम है, हम एक और कॉलम बना देते हैं, तब तीसरा वाला मेथड अप्लाई करना है। तो तीसरा वाला मेथड क्या है भाई, स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे हम बता रहे हैं तुम्हें, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन आसान होगा वैसे वैसे स्टेप भी बढ़ जाएंगे, वो जो टेबल या क्या बोलते हैं कॉलम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम जरा इसको पहले मिटा देते हैं, फिर हम आते हैं फिर हम आते हैं तीसरे मेथड पे, जिसका नाम है, तीसरे मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं भाई, स्टेप डेविएशन मेथड में एक और कॉलम बनाते हैं। ठीक है, एक और कॉलम बनाते हैं, कैसे बताएं, हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले तो अज्यूम मीन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में वो पूरा पूरा चीज जो तुम अभी करके आए हो वो पूरी पूरी चीज करनी होगी। ठीक है, तो मतलब स्टेप डेविएशन तक पहुंचना है तो एफ आई और एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, डी आई भी निकालना पड़ेगा, बस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह एक और कॉलम आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह कौन सा कॉलम आता है, मल्टीप्लाई की जगह एक कॉलम आता है जिसको हम बोलते हैं, यूजुअली हम बोलते हैं इसको यू आई। ठीक है, यूजुअली इस कॉलम को यू आई बोलते हैं, जो कि कॉलम होता है डी आई अपॉन सी। इस कॉलम का जो फॉर्मूला होता है वो डी आई अपॉन सी होता है। डी आई अपॉन सी का मतलब क्या है, ये डी आई है, इसको क्लास इंटरवल, सी का मतलब होता है क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो। ठीक है, अज्यूम मीन तो तुम मानोगे मानोगे, कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया। पहले तुम क्लास लोगे। ठीक है, क्लास में एफ ये वाला और ये वाला कॉलम दिया होगा, सबसे पहले तुम ये वाला कॉलम निकालोगे। जब ये वाला कॉलम निकल जाएगा तुम देखोगे मल्टीप्लिकेशन कठिन है, तुम डी आई निकालोगे। जब डी आई निकल जाएगा तुम देखोगे मल्टीप्लिकेशन अभी भी कठिन है, तो तुम यू आई पे यू आई निकालोगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक मेथड करने निकले हो तो दूसरा नहीं लगा सकते हो, ये एक एक करके प्रोग्रेशन में है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था भाई, कितना लिखा था यहाँ पे, 6, कितना लिखा था 12, हाँ 6 लिखा था। ठीक है, तो प्रोग्रेशन में एक एक करके मेथड, तो स्टेप डेविएशन से भी काम नहीं बन रहा है तो तुम यू आई निकाल लोगे, डी आई से काम नहीं बन रहा तो यू आई निकाल लोगे। यू आई क्या होता है भाई, यू आई होता है डी आई अपॉन सी। सी जहाँ पे अज्यूम मीन हमने 99 मान रखा था, सी यहाँ पे होता है क्लास इंटरवल की लेंथ। ठीक है, मतलब 84 से 90 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस है 6। अभी अभी तुमने निकाल लिया, स्टार्टिंग में बताया तुम्हें। क्लास इंटरवल में डिफरेंस क्या है भाई, 90 से 84 के बीच में डिफरेंस क्या है, 6। तो तुम क्या करो, इस कॉलम को लो और 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम चलो हम डिवाइड करके देख लिख ही देते हैं, फिर हम, ये डिवाइड करना यूजुअली बहुत आसान होता है। ठीक है,
डिवाइड करना कठिन नहीं होता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता, यूजुअली बहुत आसान होता है। जैसे कि पहले वाले कॉलम में -12/6 करोगे, दूसरे वाले कॉलम में -6/6 करोगे, तीसरे वाले कॉलम में 0/6 करोगे, चौथे वाले में 6/6 करोगे, पांचवे में 12/6 करोगे। तो अब देखोगे तुम अगर, तो वैल्यू और आसान हो गई है। तो पहले वाले कॉलम में -2 लिखा है, दूसरे वाले कॉलम में -1 लिखा है, तीसरे वाले कॉलम में 0 लिखा है, ठीक है, तीनों को ही मिटा देते हैं। तीसरे वाले कॉलम में 0 लिखा है, चौथे वाले कॉलम में 1 लिखा है, पांचवे वाले कॉलम में 2 लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब मल्टीप्लाई करना और आसान हो गया। अब हम तुम्हें दिखाते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उसमें ए तो होता ही है, प्लस क्यू सी जो हमने डिवाइड किया था यहाँ पे, सी यहाँ पे एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी इंटू समेशन ऑफ एफ आई, सॉरी एक सेकेंड, तो सी इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब मल्टीप्लाई का क्या करना है, एफ आई और यू आई को उनका सम निकालना है। मतलब कि ऊपर वाले कॉलम में जाओगे और एक मल्टीप्लिकेशन का कॉलम जो बनाओगे, इस बार बनाओगे लेकिन एफ आई और यू आई का। मतलब कौन से कॉलम का, इस पूरे को हटाते हैं, कौन से कॉलम का बनाएंगे हम, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, ये वाले को ये वाले से मल्टीप्लाई करना है। देखो 8 2 -16, 12, 12 और 1, ये हम इस कॉलम से कर लेते हैं। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करो, ये -1 लिखा था, सॉरी, 12 और -1 को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 12 आ जाएगा। 15 0 को मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 ही आ गया। 10 1 को मल्टीप्लाई करो 10 आ गया। 5 2 को मल्टीप्लाई करो 10 आ गया। तो जैसे जैसे तुम कॉलम बढ़ाते जाओगे अपने टेबल में, वैसे वैसे तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन आसान होती चली जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो जाएगी, एडिशन भी आसान हो जाएगा। तुम देख सकते हो, अगर इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस का 6 आ रहा है। तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 6 जो होता है वो माइनस का 8 हो जाता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला, यही वैल्यू जो है हम यहाँ जाके रख देंगे। तो अज्यूम मीन जो है 99 है, प्लस क्लास सी की वैल्यू जो है वो 6 है, इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो है वो माइनस का 8 आ रहा है, और एफ आई का जो है वो 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर तुम सॉल्व करोगे तो 99 ये लिखा है, और 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 6 जा यहाँ पे आ जाएगा 48/50। तो अगर तुम गौर से देखो, यही तो तुम्हारे लास्ट स्टेप में पिछले वाले उसमें भी आया था ना, बस इस बार बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन से आया है। ठीक है, एक कॉलम तुमने ज्यादा बढ़ाया तो वही मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो तुम्हें कैलकुलेशन से प्यार है, तुम्हारे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से होते हैं, तो तुम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, अनलेस कुछ और बोला गया है तो, नहीं तुम इस मेथड को भी लगा सकते हो। तो इसको भैया फटाफट नोट कर लो। तो ये 3 मेथड थे जो हमें बताने थे। इन तीनों का फॉर्मूला एक बार समराइज हम करके बता देते हैं, और थोड़ा सा और चीज़ बता देते हैं फॉर्मूले के बारे में। फिलहाल ये नोट कर लो, ये 3 मेथड है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, और ये 3 मेथड तुम सीख लो, तुम्हारी मीन जो है पूरी कंप्लीट होगी। बस इतना ही है। सबसे कठिन टाइप के जो है सब पहला क्वेश्चन में तुम्हें कराया है, 3 टाइप से हम बता दिया, एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से बताया, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है किस चीज़ का निकालने का। ठीक है, नोट कर लेना तो बता देना। हाँ भाई, हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। चलो भाई, तो अब एक बार हम फटाफट हम समराइज कर देते हैं इसको, फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। जिसको पूछना था वो पूछ लेना भाई। ठीक है, तो हम सबको मिटाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चा है, ये भी मिटा देते हैं। तो
कहने का मतलब हमारा क्या था, हमने ये बताया तुम्हें कि एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मीन का, जो होता है समेशन ऑफ एक्स आई, और एफ आई और एक्स आई का समेशन होता है, ठीक है, और समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है, ठीक है। दूसरा मेथड हमने तो बताया, शॉर्टकट मेथड बताया जिसको अज्यूम मीन मेथड ही बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड बताया जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई, और डी आई हो जाता है इसमें, डी मतलब डेविएशन, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमने तो बताया स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो समेशन जो होता है वो ए प्लस सी इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अगर ऐसे प्रोग्रेशन में याद करोगे तो आई थिंक तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा जल्दी याद होगा। कैसे लगता है उस टर्म्स में याद करोगे तो, ठीक है, पहले ये वैल्यू ये कॉलम बना दिया, फिर दूसरे में दो कॉलम, एक कॉलम और बढ़ा दिया, तीसरे में एक कॉलम और बढ़ा दिया, ऐसे करोगे तुम्हें जल्दी याद होगा, आई थिंक सो, ठीक है। दूसरी चीज जो जान लो इम्पोर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है, हमने तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे ना। एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप वाले में हम बात करते हैं, ग्रुप में एक फ्रीक्वेंसी वाइज होता है, एक में क्लास भी होती है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये अगर एक्स आई और एफ आई दिया है तब भी काम करेगा, एक्स आई एफ आई दिया है तब भी काम करेगा, क्लास अगर दिए तब भी काम करेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी एक्स आई और एफ आई वाला दिया है, मतलब दूसरे नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दिया है तब भी काम करेगा, क्लास वाला जो है वो भी काम करेगा, ठीक है। तीसरा वाला तीसरा वाला जो फॉर्मूला होता है वो खाली क्लास में काम करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें सी दिया है ना, सी का मतलब होता है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल तो तभी आएगी ना जब क्लास होगी। इसीलिए तीसरा वाला फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लास वाइज दिया हो। बाकी के दो फॉर्मूले तुम सिंपली एक्स आई एफ आई दिया है तब भी लगा सकते हो, क्लास दिया है तब भी लगा सकते हो, ठीक, पसंद में। तो आज की मेन क्लास यहीं पे बंद करते हैं। बाकी किसको क्वेश्चन पूछना तो है अभी, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो फटाफट, कौन चैप्टर का है। यस सर। व्हाट्सएप पे भेज दिया या कहाँ से पूछना है। सब भेज रहे हैं। भेज दो फटाफट। बाकी सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है तो आप जिसको रुकना है वो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं आराम से। याला याला तो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, तो जल्दी पूरा हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुको मैं ज़रा ले आता हूँ यहीं पे। अरे एक सर एग्जाम्पल में जो एक्सप्लेनेशन था वो समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल में, हाँ ये अक्सर होता है। ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड में। हाँ शेयर, ठीक है, ये आ गया। रोटेट कहाँ से होता था भाई, इससे होता था शायद, रोटेट का ऑप्शन, तो रोटेट ही नहीं हो रहा है। वो तो रहता था यार।
रोटेशन हैंडल। अच्छा एक मिनट रुकना बस। चलो हम लिख ही देते हैं भाई, जाने दो उसको। तो चलो ठीक है। हाँ ठीक। तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट equal side, prove that the quadrilateral so formed is cyclic। क्या if a line drawn, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मान लिया हमने, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करी गई है बेस के पैरेलल, ये भी मान लिया हमने, ठीक है। टू इंटरसेक्ट इक्वल साइड, ठीक है ये भी सही है। ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म, अच्छा नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है यहाँ पे जो बन रहा है, ओके, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। तो क्या स्ट्रेटेजी तुमने लगाई थी, कुछ आइडिया बताओ क्या कैसे लगाया था, अगर कुछ समझ में आया था तो। कहाँ गया, कोई आइडिया था शिवांगी? सर एक्सटीरियर सम वाली प्रॉपर्टी लगाने की सोचे थे। एक्सटीरियर हमारी प्रॉपर्टी, देखो तुमने थेल्स सर थ्योरम, इसमें कुछ लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया था। इसमें क्या लिखा है भाई? अच्छा उसी में देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। ट्रांसवर्स लिखा है। देखो एक प्रॉपर्टी जो हमें समझ में आ रही है वो हमें थेल्स थ्योरम लग रही है, ठीक है। सबसे आसान, अगर तुम्हें याद होगा, थेल्स थ्योरम याद है? थेल्स थ्योरम, ठीक है, या उससे उसके बिना भी हो जाएगा क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया मान लिया हमने, ठीक है। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, हाँ इससे भी हो जाएगा। ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। कैसे कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है? ये जो है 180 माइनस थीटा हो गया, तो अच्छा ऐसे कर बेस एंगल थीटा ये कैसे कहाँ? देखो अच्छा हम, सर आइसोसेलेस है तो इन दोनों को थीटा कर वेरी लिया। गुड वेरी गुड। अगर ये थीटा है तो अपोजिट को भी थीटा किया फिर 180 से माइनस कर तो दिया। बिना थेल्स थ्योरम के ही हम कर सकते हैं इसको, हम का कठिन समझ रहे थे, आसान है ये, समझ गई होगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं, तो बता देते हैं पूरा, सिंपल सी बात है। अगर आइसोसेलेस है तो ये वाला एंगल के इक्वल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो सेम एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो थीटा होते हैं। इसको ट्रांसवर्स एंगल बोलते हैं, इन्हीं को ट्रांसवर्स बोला होगा उनको, तो इनको ट्रांसवर्स एंगल बोलते हैं शायद, तो याद एग्जैक्टली। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, बेसिकली मुद्दे की बात ये है, ठीक है। अगर ये थीटा है, टोटल लाइन है, तो अगर आधा थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अगर ये 180 माइनस थीटा ये थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा हो गया, तो बात वहीं पड़ गई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड जो होते हैं उनका सम 180 होता है। मतलब ए बी सी डी एंगल है, तो एंगल ए और एंगल सी का जो सम है 180 होना चाहिए। एंगल ए थीटा है, एंगल सी 180 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली थीटा थीटा कट गया 180 आ गया, वैसे दूसरा वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो लगानी है और यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, थेल्स थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अगर एक सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो उसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो कैसे होगा? एक सर्कल में सर कुछ 90 डिग्री करके प्रूफ किया गया है इसमें, ओके हाँ थोड़ा समझ बहुत गया। समझ में आया। तो क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास? सर है। क्वेश्चन है, चलो एग्जैक्टली क्वेश्चन या तो बोल दो, थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से बता देता हूँ। अगर If diagonal of cyclic quadrilateral bisect each other, prove that it is a rectangle. diagonal of cyclic quadrilateral bisect
ईच अदर, ठीक है। तो प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, ओके। तो हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये हमने मान लो, अच्छा हम अच्छा ही बना देते हैं, रेक्टेंगल जैसा दिखने वाला बना देते हैं। ये हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये इधर गया, ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया, ठीक है। इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, सॉरी डायगनल, ठीक है। दो डायगनल हैं, दो डायगनल ये हैं, ठीक है। इनके हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो, और ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये सर्कल के अंदर तभी हो सकता है जब ये सेंटर हो, है ना। अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये वाली साइड इस वाली के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल बात करें कि बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब ये भी रेडियस होनी चाहिए, ये भी रेडियस होनी, वही तो केस बनेगा इसमें, है ना। ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी, ठीक है। रेडियस होने का मतलब क्या हो गया, रेडियस होने का मतलब हो गया कि ये जो हम सीधी लाइन AC की बात कर रहे हैं, AC भी डायगनल है और BD भी डायगनल है, सॉरी AC भी डायमीटर है और BC भी डायमीटर है, ठीक है। अगर AC डायमीटर है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, फिर सेम ही था, 90 डिग्री हो हाँ जाएगा। वेरी गुड, फिर ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, वैसे ये वाला 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। वैसे ही अगर इसकी बात कर लो तो ये और ये भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएंगे। चार एंगल ओके सर। 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक। और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है फिर। थैंक यू सर। हाँ चलो, वेलकम बेटा।